नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स फंडामेंटल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आज हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं नंबर्स कौन कौन तरीके के होते हैं। एक तो हमारा नंबर होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, n। ठीक है, ये होता है। इसमें किस तरह के नंबर्स होते हैं, 1 2 3, इस तरह के ये सारे नंबर्स होते हैं। ये हमारा हमेशा से होता है। फिर जब हमारी इक्वेशंस आई इस तरह की कि x + 1 इज इक्वल्स टू 0, अब इसको सॉल्व करना था। तो जब इसको सॉल्व करना है तो हमें x की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा जिसके लिए ये 0 हो जाए, x इज इक्वल्स टू -1। इस तरह से x + 2 को अगर सॉल्व करना है तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू -2। तो जब यहाँ पे हमें इस तरह के नंबर्स की ज़रूरत पड़ी तो हमारा बना इंटीजर्स। ठीक है, जिसमें हमारे क्या होते हैं 0 ± 1 ± 2, इस तरह से। अब यहाँ पे जब इस तरह की इक्वेशंस आई 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो अब अगर इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो x हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 1/2। सिमिलरली 3x - 1 इज इक्वल्स टू 0 हो, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो x हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 1/3। तो जब इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात आई तो हमें ज़रूरत पड़ी किस तरह के नंबर्स की, फ्रैक्शंस की। तो हमें एक सेट मिला रेशनल्स का, जिसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, P/Q सच दैट P, Q बिलोंग्स टू Z और Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा जब हमें इस तरह की इक्वेशंस की प्रॉब्लम आई x² - 2, इसको जब सॉल्व करना था तो हमें किस तरह के एलिमेंट की ज़रूरत पड़ी, x इज इक्वल्स टू √2 माइनस के √2, इस तरह के नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। और ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं इर्रेशनल नंबर। तो फिर हमें इर्रेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ी, तो हमें इसमें इर्रेशनल भी ऐड करने पड़े। तो हमें जो नंबर्स मिले उनको कहते हैं रियल नंबर्स। लेकिन जब इस तरह की इक्वेशंस आई जैसे x² + 1 इज इक्वल्स टू 0, तो अगर इसे सॉल्व करना है तब हम x की वैल्यू क्या पुट करें। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो x इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, x² इज इक्वल्स टू -1, और ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल्स टू √-1। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि अगर अंडर रूट में -1 है तब हम क्या करें, क्योंकि ये हमारा कोई रियल नंबर तो है नहीं। तो इसको हमने क्या किया कि एक नया नोटेशन दे दिया i, जिसको हम आयोटा बोलते हैं। तो अब अगर हमें इस तरह की इक्वेशन मिलती है जैसे x² + 1 इज इक्वल्स टू 0, तो हम x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, i और -i। i² का मतलब हो जाएगा -1, -i का स्क्वायर करेंगे तब भी हमें -1 मिल जाएगा। तो फिर हमारा एक सेट आया जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें किस तरह के एलिमेंट होते हैं, a + ib, a, b बिलोंग्स टू r, जहाँ पे ये हमारे r में बिलोंग करेंगे। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ही बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस तरह का होता है, ये सेट होता है जिसमें हमारे इस तरह के एलिमेंट होते हैं, जहाँ पर a और b हमारे r से होते हैं। i हमारा क्या होता है, माइनस का √-1, और इसको बोलते हैं द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इन जनरल जो है इसके एलिमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, z, और इसको हम लिखते हैं a + ib। कभी कभी हम इसको z इज इक्वल्स टू x + i y भी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे x, y और a b ये सब वेरिएबल हैं, तो इनको हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, z का एक और चीज़ डिफाइन करते हैं, वो होता है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट ऑफ द एलिमेंट, इसको देख लेते हैं। लेट z बिलोंग्स टू c सच दैट, अब अगर z हमारा c में है तो c में किस तरह के एलिमेंट होंगे, इस तरह का होगा, जहाँ पर x, y हमारे r से होंगे। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो ये क्या हमारा किस तरह से डिफाइन करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर हम लगा देंगे बार, और यहाँ पे जहाँ पे i है वहाँ पे हम लिख देंगे -i। तो ये हमने इस तरह से डिफाइन किया है, इसको बोलते हैं इज कॉन्जुगेट ऑफ z। अब यहाँ पे हमें एक एलिमेंट का दो रिप्रेजेंटेशन मिल गया, एक तो z है और दूसरा इसका कॉन्जुगेट, इस तरह से लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे z इंटू जेड बार, तो यहाँ पे ये z हो जाएगा, ये z बार हो जाएगा। ये इसको a कंसीडर करें, इसको b, ये a तो ये b,
ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई वाई का स्क्वायर, और आई स्क्वायर हमारा क्या होता है माइनस का 1, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको हम एक नया नोटेशन दे देते हैं मॉड जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे मॉड जेड का मतलब क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं मॉडुलो ऑफ जेड। तो यहाँ पे हमने देखा कंजुगेट है, जेड का कंजुगेट हमने किस तरह से लिया, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दिया, और अगर मॉडुलो लेंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो मॉडुलो जेड स्क्वायर क्या है हमारा, जेड इंटू जेड बार है, मॉडुलो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड इंटू जेड बार। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जेड इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये 1/z हो जाएगा, और इसको इसके नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारा जेड बार अपॉन मॉडुलो जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जेड इन्वर्स हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से जेड बार अपॉन मॉडुलो जेड स्क्वायर। यानी अगर जेड हमारा है एक्स प्लस आई वाई, तो जेड इन्वर्स हमारा क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, अपॉन में लिख देंगे ये मॉडुलो जेड स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें डिफाइन कर ली हैं, एक तो कॉन्जुगेट, दूसरा हमने क्या डिफाइन किया मॉडुलो जेड, और तीसरा इसका इन्वर्स। अब हम बात करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पोलर फॉर्म हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बेसिकली हमारा क्या है, एक प्लेन है जिसको हम आर्गन प्लेन भी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो एक्सिस होती है ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस होती है, यानी कि आई का कॉफिशिएंट होता है ये वाई, और यहाँ पर ये क्या होता है हमारा, ये एक्स होता है, और इसको हम जो है हमारा सी यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर हम R2 की बात करें तो R2 में हमारा क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और यहाँ पे ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे भी ये ओरिजिन है 0, और यहाँ पे ये O है, लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिन होगा वो 0,0 होगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गन प्लेन में होता है उसको हम 0 से ही डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते थे कि अगर हम कोई पॉइंट लेते थे तो वो किस तरह से होता था, x, y, ये हमारा R2 है, R2 में हम अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो x, y टाइप में होगा। लेकिन आर्गन प्लेन यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर हम कोई पॉइंट लें तो वो हमारा किस तरह से होगा, x प्लस आई वाई टाइप का, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट इस टाइप के ही होते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको ओरिजिन से अगर मिला दें, ठीक है, यानी इसकी डिस्टेंस देखें और इसको हम r से डिनोट कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाता था, रेडियस इसको बोलते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसको क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं और इसको भी हम r से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारा एंगल बनाता है थीटा। अब यहाँ पे ये क्या है हमारा, हाइपोटेनियस हो गया, ये एक ट्राइंगल बन गया ना, हाइपोटेनियस हो गया जिसको हम कर्ड बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा आर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। और अब यहाँ पर ये चूँकि ये x, y है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस y है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो हो गया r cos थीटा और y जो है वो हो गया r sin थीटा। ये R2 में यही सेम चीज़ हम इसमें भी करते हैं। यहाँ पे x प्लस आई वाई है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या हो गई, x हो गई यानी रियल लाइन है, और ये हमारी क्या हो गई, y हो गई यानी कि इमेजिनरी लाइन है। जैसे कि अगर हमने z लिया 1 प्लस आई, तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम आर्गन प्लेन पे डिनोट करें तो यहाँ पे ये x एक्सिस पे 1 टाइम चलेंगे और y एक्सिस पे 1 टाइम चलेंगे, तो यहाँ पे ये जो है ना ये 1 प्लस आई होगा। तो यहाँ पे भी हमारा ये x है और ये y है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये x जो है वो हमारा हो जाएगा r cos थीटा और y जो है वो हो जाएगा r sin थीटा। और यहीं पर एक चीज़ देख लो, e की पावर x हमारा क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3,
इस तरह से डैश डैश डैश। अब अगर x हम पुट कर दें आई थीटा, ठीक है, तो ई की पावर आई थीटा हो जाएगा। ये यहाँ पे x की जगह पर हम 1 प्लस आई थीटा प्लस इस तरह से हम देख सकते हैं। और अगर हम कॉस थीटा की सीरीज लिखें प्लस आई साइन थीटा की सीरीज रखें और इसको सिंप्लीफाई करें तो वो सीरीज हमारी इसके इक्वल आ जाएगी। तो इसीलिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है ई टू द पावर आई थीटा के। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई की पावर आई थीटा हमारा इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के। दोनों तरफ हमने क्या किया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया आर ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। और ये हमने क्या अभी देखा था, ये था एक्स और ये था वाई, आई को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। और ये हमने क्या लिखा है, जेड। तो जेड जो है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, आर ई टू द पावर आई थीटा के इक्वल हो गया। तो ये हमारा होता है पोलर फॉर्म। जैसे कार्टेशियन फॉर्म में हम एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, इस तरह से पोलर फॉर्म में हम आर कॉमा थीटा लिखते हैं। अब इसके कुछ हम रिजल्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला रिजल्ट क्या है कि आर कॉमा थीटा एंड आर कॉमा थीटा प्लस 2n पाई आर दी सेम पोजिशन for n belongs to z correspond to the same z, hence there are infinite order pair r comma theta representing the same complex number z। कार्टेशियन फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यूनिक होता है, लेकिन जब उसका हम पोलर फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पे ये और ये सेम पोजीशन पर हैं। यहाँ पे n हम बदलते रहेंगे लेकिन ये जो है सेम पोजीशन पे रहेंगे। n के पास कितनी चॉइस है, इनफाइनाइट चॉइस है। तो इसका मतलब इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे थे, जैसे हमने ये लिया 1 प्लस आई, तो यहाँ पे ये कार्टेशियन है, तो अब इसका तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी ये यहीं पे रहेगा z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। लेकिन जब हम इसका पोलर फॉर्म लिखते हैं तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे ये 1 है ये 1 है, तो ये √2 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल सेम है, ये 45 डिग्री हो जाएगा, यानी π/4 हो जाएगा। तो इसका अगर हम पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन लिखें तो ये क्या हम लिखेंगे, r कॉमा थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे थीटा क्या होगा, π/4, तो ये हो जाएगा √2 कॉमा π/4। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से चलें, ठीक है, ये π/4 है, इसको अगर हम ऐसे ही फिक्स कर दें तो यहाँ से हम चलें। अब अगर हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं समझाने के लिए, तो यहाँ तक ये कितना एंगल तय कर लिया इसने, पाई, ठीक है, ये पाई हो गया। और यहाँ से पाई अगर हम और चलें तो यहीं पे पहुँच गए। तो इसका मतलब हमने 2 पाई अगर जो है तय किया, डिस्टेंस कवर किया, तो हमें पोजीशन सेम मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है इसी पॉइंट का, √2 कॉमा π/4 प्लस 2 पाई, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम 2 × 2 पाई लिख सकते हैं, 2 × 3 पाई, 2 × 4 पाई, इस तरह से ये सेम रहेगा। लेकिन ये जो पहले वाला एंगल आता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, और इसको हम डिनोट करते हैं आर्ग्यूमेंट z, यहाँ पे कैपिटल A लिखते हैं, ठीक है। और जब ये हम 2n पाई के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम स्मॉल ARZ लिखते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे, आर्ग्यूमेंट z के बारे में। तो फिलहाल तो यहाँ पे पहला नोट हमने देखा कि इसकी और इसकी पोजीशन सेम होती है। दूसरा नोट क्या कहता है कि व्हेन z मूव्स इन z प्लेन इन एनी कर्व द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज रिफर्ड एज नेचुरल और पॉजिटिव ओरिएंटेशन। यानी अब यहाँ पे ये जो z है वो हमारा क्या होगा, एक कर्व बनाता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है। और प्लेन में दो पॉइंट को अगर हमें एक दूसरे से मिलाना हो तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तो हम सीधी लाइन बना सकते हैं, दूसरा हम इस तरह से मिला सकते हैं, तीसरा हम कहीं से भी घुमा के ऐसे मिला सकते हैं। तो ये सारे एक रिप्रेजेंटेशन है, इन्हीं को बोलते हैं कर्व। और ये जो कर्व होता है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाए, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि अगर यहाँ पे ये कोई कर्व है इस तरह से, तो इसका जो पॉजिटिव ओरिएंटेशन होगा, अगर इसको हम गामा से डिनोट करें तो वो हमारा क्या होगा, इस तरह से होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी इस तरह से चलते हैं हम। यहाँ पे जैसे हमने एंगल की बात की थी, तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट है तो हम इस तरह से लिखते हैं, यानी इस एंगल को हम इस तरह से लिखते हैं, तब इसको हम बोलेंगे ये π/4 है।
और इस तरह से अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट दे रखा है तो हम एंगल निकालेंगे तब भी हम इस तरह से जाएंगे। और अगर हम इस तरह से गए, जैसे यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं इसको, यहाँ नहीं यहाँ मान लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा, यहाँ पे है, तो अगर हम इस तरह से गए तो ये हमारा पॉजिटिव ओरिएंटेशन नहीं रहेगा, ये हमारा निगेटिव ओरिएंटेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये एंगल बनाता है π/4 तो आर्ग्यूमेंट z जो है वो हमारा क्या आएगा, चूँकि ये निगेटिव गया है तो निगेटिव पहले लगा देंगे, फिर लिखेंगे π/4। हम आर्ग्यूमेंट जब z पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने इसको डिनोट किया इस गामा से, लेकिन अगर हमें दे रखा हो क्लॉकवाइज तो इसी गामा से पहले हम लगा देंगे -1 या फिर माइनस सिंपली, तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव ओरिएंटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा वाला हमारा पॉइंट था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कुछ इसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।